ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. Present sir. Present teacher. ಎಸ್ ಸರ್. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से इस पुलबंद कार्रवाई प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज कुछ खुशखबरी सुनाऊँ? क्या है पता है? चलिए बता दूँगी राज। आज का ये आखिरी सेशन है। इसके बाद आप जो भी पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लास इंशाअल्लाह वो कौन सी होगी पता है? डायरेक्ट आपके निसाब यानी कि आप 8वीं जमात के निसाब यानी कि असबाह को पढ़ेंगे। मुबारक हो। तो ये आखिरी सेशन है बच्चों, तो इसलिए आपको क्या करना है, अच्छी तरह से खूब ध्यान से ये क्लास को सुनना और देखना ज़रूरी है, क्योंकि एक क्लास सिर्फ आपकी इस जमात के लिए अहम नहीं है, आने वाले जमातों के लिए भी ये बहुत कारआमद फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे इस सेशन में हम क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे इबारत, यानी कि ये आपको इम्तिहान के मद्देनज़र पूछा जाएगा, तो इसीलिए आप 7वीं जमात में कई तरह की इबारत पढ़े हुए हैं, इस मरतबा भी इबारत पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे खुतूत नवेसी, यानी कि ख़त क्या है, खुतूत क्या है कहकर पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे, बहुत अहम है, मजमून नवेसी, ये आपको आइंदा जमातों में भी कहा है कारआमद है। तो चलिए पहले इस इबारत को पढ़ लेते हैं कि ये किस तरह की है कहकर। इबारत का नाम है अपनी मेहनत की कमाई। पढ़ रही हूँ, सुन लीजिएगा थोड़ी ध्यान से, और एक कॉपी और पेन ज़रूर रख लीजिएगा। लोगों ने मशहूर सखी हातिम ताई से पूछा कि तुमने खुद अपने से ज़्यादा हिम्मत और सखी आदमी भी कहीं देखा है? हातिम ने जवाब दिया, हाँ देखा है। एक दिन मैंने अरब के अमीरों और गरीबों की दावत की और खाने के लिए मैंने 40 ऊंट ज़बा करवाए। जब खाना तैयार हो रहा था तो उस वक्त मैं ज़रूरत से बाहर जंगल की तरफ गया। वहाँ मैंने देखा कि एक लकड़हारा लकड़ियाँ जमा करके उनका घट्टा बांध रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम आज हातिम का मेहमान क्यों नहीं बन जाते, जिसने दावत का बड़ा इंतज़ाम किया है और तमाम लोग उसके दस्तरखान पर जमा हैं। उसने जवाब दिया, जो शख्स अपनी मेहनत की कमाई से रोटी खाता है वो हातिम ताई का एहसान नहीं लेता। इंसाफ की बात यह है कि मैंने उसको अपने से ज़्यादा बहुत हिम्मत वाला और बहादुर समझा। तो बच्चों, ये इस तरह से इबारत है, पूरी तरह की इबारत है। तो हम अभी देखेंगे कि किस तरह से आपको मैं समझाऊंगी कि किस तरह से ये कहा गया है कहकर। देखिए यहाँ क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ऊंट दिखाई दे रहे हैं, पकवान दिखाई दे रहा है, और हातिम ताई की ऐसे ही मैंने एक तस्वीर डाली हुई है, हातिम ताई और एक लकड़हारा, चारों यहाँ मौजूद हैं। तो एक मर्तबा हातिम ताई से बहुत सारे लोग पूछते हैं, आप लोग तमाम जानते हैं हातिम ताई किस लिए मशहूर है बच्चों, किस लिए? वेरी गुड, यानी कि सखावत के लिए मशहूर है वो। तो उसके पास लोग आकर कहते हैं, ऐ हातिम ताई हमें बताइए कि आपने कभी आपसे ज़्यादा सकी और बहादुर शख्स देखा है क्या कहकर। तो वो कहता है, हाँ मैंने देखा है। तो उनको एक कहानी शुरू करता है। एक मर्तबा
मैं अरब के तमाम अमीर गरीब तमाम लोगों को दावत पे बुलवाया। कितने ऊंट ज़िबा करवाए दावत के लिए, यानी कि देखिए 40 ऊंट मैंने ज़िबा करवाए और अच्छा पकवान पक रहा था कि मुझे कुछ काम याद आ गया। क्या ज़रूरी कुछ काम याद आ गया तो मैं कहाँ निकला, जंगल की तरफ निकला। तो जंगल में मैंने क्या देखा, क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, एक यहाँ लकड़हारा, यानी कि मैंने एक लकड़हारे को देखा। पूछा अरे मेहमान क्यों नहीं बन जाते तुम हातिम ताई के, आज अमीर गरीब सब उसकी दावत को कबूल कर रहे हैं और तुम हो के यहाँ लकड़ियों का घट्टा बांध रहे हो, कहकर उसने कहा कि जो मेहनत की कमाई खाता है, जो मेहनत से रोटी खाता है, वो हातिम ताई का एहसान नहीं लेता। माशाअल्लाह बच्चों, उस लकड़हारे ने कितनी अच्छी बात कही है कि हम लोगों को भी कभी भी किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए या कभी भी किसी से मांग कर या पूछ कर या दावत देते ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस तरह की मेहनत की कमाई खाना बेहद ज़रूरी है। कहता है हातिम ताई उस लकड़हारे को खुद से ज़्यादा बहादुर और सकी समझा और हिम्मत वाला समझा, कहकर। तो इस तरह से आपको ये इबारत ख़त्म होती है। तो आपको ये इम्तिहान के मद्देनज़र मैं पढ़ा रही हूँ, आगे की जमातों में भी बहुत फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ कि आपको छोटी सी कहानी समझ में आ गई होगी। तो देखेंगे सवालात की तरफ। बच्चों तैयार हैं, रख लिए है ना बुक और पेन? चलिए सवालात को हल कीजिए, इन सवालात के जवाबात लिखिए। लोगों ने हातिम ताई से क्या सवाल पूछा? दावत में कितने ऊंट ज़बा किए गए थे? हातिम ताई ने जंगल में क्या देखा? थोड़ा वक्फा दे रही हूँ, सोचिए सोचिए, बहुत आसान है। उम्मीद करती हूँ आपने जवाबात नोट डाउन कर लिए होंगे। देखेंगे जवाबात किस तरह से हैं, कहकर पहले का जवाब है, क्या तुमने खुद अपने से ज़्यादा हिम्मत और सकी आदमी भी कभी देखा है, कहकर। तो आसान है। दूसरा, दावत में कितने ऊंट ज़बा किए गए थे? दावत में 40 ऊंट ज़बा किए गए थे। तीसरा सवाल का जवाब है, हातिम ताई ने जंगल में क्या देखा? क्या देखा बच्चों? वेरी गुड, शाबाश, आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो, यानी उसने लकड़हारे को देखा था। आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक, आप तो बहुत तेज़ निकले बच्चों, बहुत खुशी की बात है। तो इस तरह से आपको इम्तिहान में दिया जाएगा, तो आपको वहाँ निशान बना लेना है। पहले सवाल को यहाँ से यहाँ तक जवाब, दूसरे को यहाँ से यहाँ तक, तीसरे को यहाँ से यहाँ तक, कहकर वहाँ मैंने निशान बनाया हुआ है। सवालात भी वही रहेंगे, जवाबात भी वही रहेंगे। इबारत कहा जाता है। तो दूसरी इबारत पढ़ेंगे बच्चों, उस्ताद की मार, कहकर। ये पिछली जमात में आपने पढ़ा है, देखेंगे। एक दिन मामून रशीद की वालिदा ने उसके उस्ताद को कहा भेजा कि शहजादा घर में शोखी करता है, उसे सज़ा देनी चाहिए। उस्ताद ने शहजादे के मुंह पर 2 तमाचे लगाकर कान पकड़वा दिए, जिससे मामून को इतनी तकलीफ हुई कि बेख्तियार आंसू जारी हो गए। यह कान पकड़े हुए रो रहा था कि किसी चौबदार ने आकर उस्ताद से कहा, जाफर बरमकी वजीर सल्तनत शहजादे को देखने की इजाज़त चाहता है। उस्ताद ने शहजादे से कहा, कान छोड़ दो और ज़रा संभल कर बैठो। शहजादे का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ सुर्खी से तमतमा रहा था, मगर वो झट रुमाल से मुंह पोंछकर बदस्तूर अपनी जगह बैठ गया और वजीर के जाने तक बराबर इस तरह बैठा रहा कि इसे इसकी किसी हरकत से सज़ा का ख्याल तक न गुजरा। वज़ीर के जाने पर उस्ताद ने शहजादे से कहा, अगर मुझसे ये हरकत तुम्हारे ही भलाई के लिए हुई थी, मगर तुमने अच्छा किया वज़ीर से शिकायत न की। शहजादे ने कहा, जनाब, जो लड़का उस्ताद की शिकायत करता है वो मुराद को नहीं पहुंच सकता। मैं आपकी शिकायत करके खुद क्यों बेनसीब बनता। तो ये इस तरह से इबारत है बच्चों। तो
तो उम्मीद करती हूँ समझ में आपके गया होगा। इस इबारत के नीचे आपको सवालात दिए जाएंगे, आपको इस पूरी इबारत को ठीक तरह से देखकर समझना है और उन सवालात को हल करना है। तो मैं आपको कुछ समझा दूंगी क्योंकि समझना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ देखिएगा, शहज़ादा मामून रशीद है कि उनकी वालिदा, ये उस्ताद हैं, यहाँ वज़ीर हैं जाफ़र बरमकी। कहानी इस तरह से शुरू होती है, ये आपको समझ लेना है। एक मर्तबा शहज़ादे की वालिदा उस्ताद से आकर क्या शिकायत करती हैं कि शहज़ादा घर में शूखी बहुत करता है, यानी कि बच्चे तो शरारत करते ही हैं, तो फिर भी वालिदा हैं तो वो कह रही हैं शहज़ादा घर में बहुत शूखी करता है, कुछ सज़ा देनी चाहिए कहकर। उस्ताद को इतना सुनना था कि आए और शहज़ादे को 2 तमाचे जोर के लगा दिए और कान भी पकड़वा दिए। तो बहुत खूबसूरत भी रहते हैं शहज़ादे, तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उसके साथ साथ उनका चेहरा, क्योंकि शहज़ादे बादशाहों के बच्चे रहते हैं तो बहुत खूबसूरत भी रहते हैं, नाजो अदा से पले हुए रहते हैं। शहज़ादे का चेहरा सुर्ख होकर तमतमा रहा था, तमतमा यानी कि चमक रहा था और सुर्ख हो गया था क्योंकि 2 तमाचे जो लगे हुए थे, तो आंसुओं भी जारी थे। इतने में एक चौबदार आकर उस्ताद से कहता है, उस्ताद शहज़ादे को कौन मिलने आए हैं? वज़ीर जाफ़र बरमकी मिलने आए हैं, इजाज़त दीजिए। तो उस्ताद कहते हैं शहज़ादे को बदस्तूर बैठ जाओ कहकर। शहज़ादा क्या करता है, आपने जेब से रुमाल काटते हैं और आंसुओं को जल्द से जल्द पोंछकर ऐसा बैठ जाते हैं कि उस्ताद ने उन्हें कभी मारा ही नहीं है, कुछ सज़ा ही दी नहीं है, उस तरह से ठीक तरह से बैठ जाते हैं। वज़ीर आता है अंदर, वज़ीर देखता है शहज़ादा ठीक तरह से बैठकर पढ़ाई वगैरह करते रहते हैं तो चले जाता है देखकर। बाद में उस्ताद सामने आकर कहते हैं, शहज़ादे तुमने अच्छा किया जो वज़ीर से मेरी शिकायत नहीं की। क्या शिकायत बच्चों? कि मैंने मारा है कहकर। तो ये शिकायत नहीं की, ये मैंने भलाई के लिए किया था कहकर। तो देखिएगा बच्चों शहज़ादे का क्या जवाब होना चाहिए। कितनी अच्छी बात शहज़ादा कहता है, जनाब जो शख्स उस्ताद की शिकायत करता है वो अपनी मुराद को नहीं पहुंचता। कितनी अच्छी बात कही है शहज़ादा, मैं मेरी मुराद, मेरी मंजिल को पहुंचना चाहता हूं, मेरे मकसद को पहुंचना चाहता हूं। आपकी शिकायत करके मैं बेनसीब क्यों बनूं? मैं बेनसीब नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैंने शिकायत नहीं की। तो इस तरह से ये आपको कहानी ख़त्म होती है। ये आपको इबारत अच्छी तरह से समझ लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ये सवालात के जवाबात और ऊपर जवाबात रहते हैं, ये पूरी इबारत को पढ़कर उसी में जवाबात तलाश करके आपको लिखना है। उम्मीद करती हूँ ये पूरा आपको समझ में गया होगा। तो कुछ सवालात हल कर लें। मामून रशीद की वालिदा ने उस्ताद से क्या शिकायत की थी? दूसरा, वालिदा की शिकायत पर उस्ताद ने क्या सज़ा दी? तीसरा, शहज़ादे को देखने की इजाज़त किसने मांगी? सोचिए सोचिए बच्चों, वक्फा दे रही हूँ, कुछ वक्फा बहुत आसान है, बताई हुई हूँ, देखेंगे आप किस तरह से हल करते हैं। देखेंगे जवाबात की तरफ। मामून रशीद की वालिदा ने उस्ताद से ये शिकायत की कि शहज़ादा घर में शूखी करता है, उसे सज़ा देनी चाहिए कहकर वहीं इबारत में रहेगा आपको, तो उसे तलाश करके आप जवाब लिखना है। दूसरा, वालिदा की शिकायत पर उस्ताद ने क्या सज़ा दी? क्या सज़ा दी बच्चों? गुड, मुबारक हो। वालिदा की शिकायत पर उस्ताद ने शहज़ादे के मुंह पर 2 तमाचे लगाकर कान भी पकड़वा दिए थे। तीसरा, शहज़ादे को देखने की इजाज़त किसने मांगी? जाफ़र बरमकी वज़ीर सल्तनत ने शहज़ादे को देखने की इजाज़त मांगी थी। तो ये इस तरह से सवालात पूरी तरह से हल हुए। उम्मीद करती हूँ आपने सही जवाबात दिए होंगे। आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो। आपको लिसानी सरगर्मी दे रही हैं, ये बहुत अच्छा है। पढ़िए बच्चों, देखिए इशारे की मदद से मुअम्मा मुकम्मल कीजिए और तरोताज़ा हो जाइए। दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे। मिसाल एक समझा दूंगी। बीमारी दूर होने का नाम शिफा है। शफा नहीं पढ़ना है बच्चों, उसे शिफा है। लहू को इस नाम से भी जानते हैं। देखिए बच्चों, देखिए देखिए तस्वीर देखिए, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? सोचिएगा, जल्द से जल्द आप मुझे जवाब देना है। लहू को इस नाम से भी जानते हैं। दूसरा,
कबूतर के ठिकाने, कबूतर कहाँ अपना घर बनाता है, वैसे घरों में भी रहता है कबूतर, मगर वो ठिकाने कहाँ बनाता है। देखिए कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है, देखिएगा देखिएगा, ये 2 तस्वीर है, आपको 2 के भी जवाब बताना है। 2 भी दिल्ली में मौजूद हैं, ये 2 तस्वीर भी कहाँ मौजूद हैं, दिल्ली में। मैं इनका नाम नहीं बता रही हूँ। तीसरा आपको देखिएगा, पर रखने वाला क्या कहते हैं बच्चों, ये कुछ दिखाई दे रहे हैं आपको, इसे क्या कहते हैं, देखिएगा पर रखने वाला। देखिएगा यहाँ आपको तलाश करना है, लहू को इस नाम से भी जानते हैं, कबूतर के ठिकाने पर रखने वाला। ये मुअम्मा देकर हूं मैं, तो इस मुअम्मा में उसको तलाश कीजिएगा, क्या है कहकर। वक्फा दे रही हूं, कुछ वक्फा जल्द जल्द बच्चों तलाश कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ हो गया है। तो बच्चों देखिए इस तरह से जवाब आते हैं, यानी कि मैंने सुर्ख रंग में लाल रंग में डाला हुआ है, तो उसके लिए ये जवाब है। शिफा है तो दूसरा देख लीजिएगा, कै वौ नून यानी कि खून कहा जाता है, लहू का और एक नाम क्या है, खून है। देखिएगा तीसरा मीनार और मस्जिद है, कबूतर का ठिकाना क्या है बच्चों, मीनार और मस्जिद। चौथा क्या है बच्चों, जिनको पर होते हैं, जिनको पर होते हैं उनको क्या कहते हैं, परिंदा। उम्मीद करती हूँ ये ठीक तरह से आपने भी हल कर लिया होगा। तो इस तरह से इस मुअम्मे में और भी जवाबात छुपे हुए हैं, तलाश कीजिए बच्चों और घर पर इसकी मशक कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये पूरी तरह से आपको समझ में गया होगा। तो आगे बढ़ें, देखेंगे और क्या है। देखिएगा ये खुतूत नवेसी कौन आके देता है आपको खत, यानी कि पोस्टमैन, जिसे उर्दू में खासिद कहा जाता है। देखिए इस तरह से आकर खत देकर जाते हैं। तो ये है क्या, खत क्या है कहकर, तो खत क्या है, खत को मकतूब भी कहते हैं, यानी कि ये अरबी लफ्ज़ है, खत और मकतूब दोनों एक ही हुए। दूसरा देखेंगे, लिखने वाले को हम क्या कहते हैं, कातिब, यानी कि अगर मैं ख़त लिख रही हूँ तो मुझे क्या कहा जाएगा, कातिब या मकतूब निगार कहा जाएगा। तीसरा है, अहम है, और जिसे ख़त लिखा जाए, यानी कि मैं आपको ख़त लिख रही हूँ, आप कौन हो जाएंगे, मकतूब इलय, आप मकतूब इलय हो जाएंगे। तो ये आपको ख़त लिखने से पहले ठीक तरह से ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट आएंगे, ख़त क्या है कहकर। ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने लकीर या रास्ते के हैं। आम तौर पर ख़त वो तहरीर है जो कोई शख्स अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर किसी सरकारी या निजी इदारों को बतौर राब्ता इरसाल करता है, इसे ख़त कहा जाता है। ख़त खैरियत की तरसील और तबादिला ख़यालात का बुनियादी ज़रिया है। ये एक तहरीरी मुलाकात है, इसमें हम अपने अपने ख़यालात एक दूसरे को बताते हैं, इसलिए इसे निस्फ़ मुलाकात भी कहा जाता है। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये कुछ कुछ तो समझ में जा रहा है। खुतूत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो लकीर या रास्ते के हैं, इसके माने यानी कि ये एक ऐसा है जो हमारे ख़यालात को, अब मुझे दूसरों की खैर खैरियत मालूम करना है तो मैं क्या करती हूँ, ख़त के ज़रिए से उनसे राब्ता करती हूँ। मोबाइल वग़ैरह नहीं होगा तो हम लोग इसी से राब्ता करेंगे ना, तो इसे और भी क्या कहा जाता है, हमारे ख़यालात, हमारे हालात, हर चीज़ हमको खुतूत के ज़रिए से मालूम होती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, निस्फ़ मुलाकात भी कहा जाता है। निस्फ़ यानी कि आधी। ख़त के अज्जा या उसके हिस्से क्या हैं कहकर ये बहुत ज़रूरी है। मकतूब नवेस का नाम, पता और तारीख़, यानी कि लिखने वाला, मैं लिख रही हूँ तो मेरा नाम, मेरा पता यानी कि एड्रेस और तारीख़ लिखना बेहद ज़रूरी है। दूसरे अज्जा कौन सा है, अलक़ाब व आदाब। अलक़ाब व आदाब यानी कि मैं ख़त लिख कर क्या करती हूँ, सलाम व आदाब करती हूँ। तीसरा क्या आना चाहिए, ख़त का मज़मून, यानी कि दुआ या छुट्टी की दरख्वास्त, इम्तिहान की तैयारी, कौन सा रहता है ख़त का मज़मून, वो लिखना ज़रूरी है। चौथा है इब्तदाई कलमात। इब्तदाई कलमात में क्या लिखते हैं, अब्बा खैरियत से हैं क्या, अच्छे हैं क्या, मिजाज ग्रामी कैसे हैं, तो इस तरह से खैरियत पूछी जाती है इब्तदाई कलमात में। पांचवें में क्या पूछा जाता है, ये नफ्स मजमून रहता है, इसी में सब अहम, आपको जो भी मुद्दुआ आपका है वो इसी में बयान करना है। छठा, इख्तिताम को पहुंच जाते हैं, यानी कि छोटे होंगे तो बच्चों को प्यार, दुआ या बड़ों को सलाम कहकर इस तरह से इख्तिताम में ये कलिमात लिखना है।
सातवां, कातिब का अलखाब, यानी कि कातिब में अब्बू जान के लिए क्या करते हैं, आपकी फरमाबरदार बेटी या कोई बेटा। उस्ताद के लिए लिख रहे हैं तो शागिर्द, दोस्त के लिख रहे हैं तो दोस्त या सहेली, कुछ भी ऐसा कातिब के अलखाब लिख देना है। आठवां, मकतूब नवेस के दस्तखत, यानी मैं लिख रही हूँ खत तो आखिर में मेरे दस्तखत, आपकी फरमाबरदार बेटी बीबी अस्मा, या इस तरह से कुछ भी लिखना है। और आखिर का क्या है, मकतूब इलय का नाम और पता। तो इस तरह से खत के हिस्से खत्म होते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे खतूत की 3 किस्में हैं। देखिएगा, पहले निजी या ज़ाती खतूत, दूसरा तिजारती या कारोबारी खतूत, और तीसरा सरकारी या दफ्तरी खतूत। निजी यानी कि पर्सनल, ज़ाती लिखना है। तिजारती यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स, तिजारत के सिलसिले में लिखा जाता है। सरकारी यानी कि ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स या प्राइवेट ऑफिसर्स को दफ्तर में लिखा जाता है, हुकूमत को लिखा जाता है, उसे सरकारी या दफ्तरी कहा जाता है। देखेंगे किस अंदाज में खतूत लिखते हैं कहकर, ये याद रख लीजिएगा, बहुत अहम है। निजी या ज़ाती खतूत वह है जो हम अपने दोस्त व अहबाब, अजीज़ रिश्तेदार और किसी वाकिफ़कार को लिखते हैं, जिसमें हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं, अपनी ज़रूरतों और मसाइल का जिक्र करते हैं, किसी अहम मामले पर मशवरा तलब करते हैं, खुशी और गम की इत्तला देते हैं, अपनी खैरियत से आगाह करते हैं। इसे सब क्या कहा जाता है, निजी या ज़ाती। दूसरा, तिजारती या कारोबारी खतूत, कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए एक दूसरे को लिखे जाते हैं, तो इसे तिजारती खतूत कहते हैं। तीसरा, सरकारी या दफ्तरी खतूत होते हैं जो किसी सरकारी महकमा, इंतज़ामी अमवार और तिजारती लेन देन के मकसद के लिए लिखे जाते हैं, जिनकी नौइयत मुख्तलिफ मामले में मुख्तलिफ होती है। इस तरह के खतूत गैर मामूली अहमियत और अफादियत के हामिल होते हैं। देखिएगा बच्चों, खतूत कुछ इस तरह से होते हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पहले आप लोगों को फ्रॉम एड्रेस लिखना है, फ्रॉम यानी कि आपका एड्रेस लिखना है, और यहाँ किसे भेजा जा रहा है तो यहाँ उनका एड्रेस लिखा जाएगा। और एक खतूत दूसरी तरह के दिखाई दे रहे हैं आपको। पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, वहाँ देखिएगा टू एड्रेस, टू एड्रेस यानी कि वहाँ आपको दूसरों को किसे भेज रहे हैं उनका पहले पता लिखना है, और दूसरों को नीचे दिया जाएगा सेंडर कहकर, तो सेंडर का वहाँ आपको लिखना है, यानी कि आपको वहाँ ठीक तरह से उनका नाम लिखना है। उम्मीद करती हूँ ये समझ में गया होगा। लेटर बॉक्स जहाँ आपको खत डालना है, ये आपको लिफाफे दिखाई दे रहे हैं। लिफाफों में जो भी आप खत लिखते हैं वो लिफाफों में डालना है। आपको लिफाफे के पीछे आपका एड्रेस पहले डालना है, यानी कि फ्रॉम यानी कि अगर मैं लिख रही हूँ तो मेरा पहले डालूंगी, और उसके बाद दूसरों को जिनको मैं भेज रही हूँ उनका, यानी कि यहाँ मोहम्मद अहमद वो लिखे हुए हैं, और वो किसे भेज रहे हैं खत, यानी कि टू करीमुन्निसा कहकर है, उनको वो भेज रहे हैं। वो क्या है, वाइफ ऑफ मोहम्मद गौस, यानी कि वाइफ है तो इसीलिए मोहम्मद गौस आ गया है, और उनका नीचे का पता। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि खत किस तरह से लिखा जाए। लिखकर आप पोस्ट ऑफिस लेके जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, पहले आपको एक स्टैंप लगाते हैं। स्पीड पोस्ट, अगर जल्द जाना है तो क्या करते हैं, स्पीड पोस्ट लगाया जाता है। पूरा होने के बाद एक इस तरह का एक्नॉलेजमेंट कि आपने पोस्ट कर दिया है। तो देखेंगे खत की तरफ किस तरह से हैं कहकर। निजी या ज़ाती खतूत, मिसाल वालिद साहब के नाम पे लिख रहे हैं, उनकी बेटी, एक कौन बेटी है देखिएगा, कौसर जबीन कहकर नाम है। तारीख डालना बेहद ज़रूरी है, 22 जुलाई 2020। बच्चों याद रखिएगा, 22 लिखकर आप जुलाई उर्दू में ही लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है। उसके बाद सरकारी उर्दू हाई स्कूल में वो हैं कौसर जबीन, तो वो हॉस्टल में है, तो अपने वालिद साहिब के नाम खत लिख रही हैं। देखेंगे क्या लिख रही हैं, पहले लिख रही हैं अस्सलामु अलैकुम। याद रखिए बच्चों, अलीफ सीन नहीं लिखना है, अलीफ लाम लिखना बेहद ज़रूरी है। वालेकुम नहीं आना है, अस्सलामो के ऊपर पेश रहता है, तो इसीलिए ये अरबी का है, तो हम लोगों को उर्दू में लिखते वक्त इस तरह से ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर होंगे, मैं यहाँ बिल्कुल खैरियत से हूँ। अगले माह मेरे इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, दुआ फरमाएं कि मेरे पर्चे अच्छे हों और नुमाया कामयाबी हासिल हो, क्योंकि वालिदैन की दुआ में वो तासीर होती है जिससे तकदीर भी बदल सकती है। हसीना दीदी कैसे हैं, उनसे कहिए मुझे खत लिखे।
नन्ही इखरा उरूज को प्यार और अम्मी जान को मेरा सलाम, आपकी फरमाबरदार बेटी कौसर जबीन। तो इस तरह से उन्होंने लिखा है। आखिर में वो क्या करना है बच्चों, जिनको भेज रही हैं उनका पता लिखना बेहद ज़रूरी है। देखेंगे, देखिएगा वो किसे भेज रही हैं ख़त। मोहम्मद गौस, मकान नंबर 14, कल्याण गिरी नगर, मैसूर 570019, यानी कि कर्नाटक में है। दूसरा आएंगे तिजारती कारोबारी, उसी तरह से है, मिसाल तारीखाना है, मिन जानिब है। यहाँ मोहम्मद कलीम है, मैनेजर हैं वो किसी और को ख़त लिख रहे हैं। देखिएगा किसे लिख रहे हैं, बखिदमत किसे लिख रहे हैं, वो सफ़ीर अहमद कहकर हैं, वो भी मैनेजर साहब हैं, उनके लिए ख़त लिखा जा रहा है। वो क्या काम करते हैं, ब्रिक्स मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़, मैसूर में उनकी ब्रिक्स मैन्युफैक्चर है। ब्रिक्स कहा जाता है ईंटों की फैक्ट्री है। तो कलीम साहब लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मोहतरम खुलूस व सलाम, 20 दिन बीतर हमने सीमेंट ब्रिक्स का ऑर्डर रवाना किया था। मतलूबा सीमेंट ब्रिक्स की फराहमी अभी तक ना हो सकी। ग्राहकों का तकाजा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जल्द अज जल्द ऑर्डर की तकमील की कोशिश करें। फ़ख्त मोहम्मद कलीम, मैनेजर HKGN ब्रिक्स, बिलाल रोड, विजयनगर, बेंगलुरु 560040। तो इस तरह से मोहम्मद कलीम साहब ने लिखा हुआ है सफ़ीर साहब को। तो वो लिख रहे हैं, 20 दिन पहले मैंने आपसे ईंटों की फरमाइश की थी, मुझे ईंटों की ज़रूरत है। ग्राहक जो लेने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा तकाजा कर रहे हैं कि ईंट चाहिए कहकर 20 दिन हो गए मैंने ऑर्डर देकर, फिर भी अभी तक मुझे फराहम नहीं हुए हैं। मेहरबानी फरमाकर जल्द से जल्द ऑर्डर को पूरा कर दें। फ़ख्त मोहम्मद कलीम कहकर उन्होंने अपना नाम डाला है। सफ़ीर साहब से उन्होंने ये दरख्वास्त की है। तीसरा ख़त देखेंगे, सरकारी या दफ्तरी, यहाँ भी तारीख डालना है। मिसाल बखिदमत जनाब मैनेजर, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक, ब्रिगेड रोड, बेंगलुरु 560001, यानी कि किसे लिख रहे हैं, मैनेजर साहब को लिख रहे हैं। जनाब आली आदाब अर्ज, मौजू टाइपिस्ट कम क्लर्क की आसामी के लिए दरख्वास्त। हवाला रोजनामा में मैंने देखा है, सालार में क्या लिख रहे हैं, मंदरज़ैल बाला हवालों के मुताबिक मालूम हुआ कि आपके मुआक्किर बैंक में टाइपिस्ट कम क्लर्क की एक आसामी पुर की जाने वाली है। अहकीर दरख्वास्त गुजार है कि इसे मुलाजिमत के लिए मुंतखब करके खिदमत का मौका दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। मेरी तालीमी काबिलियत मंदरज़ैल है। BCom दर्जा इम्तियाज़ में कामयाबी, टाइप राइटिंग में हायर और शॉर्ट हैंड में कामयाबी, उर्दू, कन्नड़ा और अंग्रेज़ी ज़बान में महारत। उम्र मेरी 23 साल है। आपका खिदमत गुजार मोहम्मद अहमद, नंबर 14, मकान नंबर गांधीनगर, चिकमंगलूर 577101, यानी कि ये पिन कोड डालना ज़रूरी है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट मजमून की तारीफ। मजमून क्या है कहकर, मजमून एक ऐसी तहरीर है जिसमें किसी मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाता है। मजमून के 3 अहम जुज होते हैं। उसके 3 जुज हैं, देखेंगे। पहला कौन सा, तमहीद पहला, दूसरा नफ्स मजमून, तीसरा खात्मा। यानी कि तमहीद क्या है, तमहीद ये हिस्सा मजमून का तारुफ होता है, इसे निहायत पुरअसर और उम्दा होना चाहिए। मजमून के मौजू के लिहाज से इब्तदा करना चाहिए। जिसे कोई इस्लाही माशरत मजमून हो तो किसी हिकायत या खौल से इब्तदा करना मुनासिब है। नफ्स मजमून ये हिस्सा मजमून का रेट की हड्डी की तरह होता है। इस हिस्से में मौजू से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात बयान की जाती है। ये हिस्सा जिस कदर मरबूत होगा इस कदर पुरअसर होगा। इस हिस्से में खूबियों और खामियों का जिक्र किया जाता है। तीसरा खात्मा, यानी कि इख्तिताम की तरफ आ जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये मजमून का आखिरी हिस्सा होता है। इसमें मजमून का लब लुबाब पेश किया जाता है। मजमून लिखने से पहले मौजू से मुताल्लिक़ मालूमात को जमा करना है, इसके बाद खाका बनाना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये खात्मे में हम लोग आखिर में बयान कर देते हैं हमारे ख्यालात को। मजमून के कुछ उन्वानात इस तरह से आपको इम्तिहान के मद्देनज़र दिया जाता है। तो मैं उसमें एक लेकर हूँ क्योंकि वक्त की कमी है, तो इसीलिए इन तस्वीर को देखकर पहचानिए। देखिए कौन सी तस्वीर है, क्या दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। हाँ, तो उम्मीद करती हूँ आपने सही सोचा होगा। ये क्या है, जहेज एक लानत है। जहेज, बेशक जहेज एक लानत है ना बच्चों। तो तमहीद किस तरह से लिखेंगे आप, एक खौल या कुछ भी शेर लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ बाप बेटी का हमेशा ही से नाशाद रहा, सहकर फरमाइश दामाद की बर्बाद रहा। यूं तो हर शख्स की फितरत को बदल सकते हैं, लेकिन दामाद का उल्टा भी तो दामाद रहा। इस तरह से एक रुबाई मैंने दी हुई है। देखिए यहाँ जहेज के बारे में बताऊंगी।
जहेज बेटी की शादी में वालिदैन की तरफ से दिया जाने वाला सामान जहेज कहलाता है। मसलन ओढ़ना, बिछोना, बर्तन, कुर्सी, दिगर साजो सामान वगैरह, इसे हम क्या कहते हैं? जहेज। क्योंकि हर वालिदैन अपने बेटी को जब घर से विदा करते हैं, शादी करते हैं, तो दूल्हे के घर वालों को कुछ साजो सामान उसकी तरफ से देकर भेजते हैं, उसे जहेज कहा जाता है। नफ्से मजमून में जहेज एक लानत है, यानी कि ये लानत है, बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं, मगर इसका खात्मा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक तलख हकीकत है। हज़ारों बहन बेटियां घर में बैठी रह जाती हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि जहेज देना बहुत ज़्यादा हो रहा है और गरीब क्या करेंगे, उनके पास इतनी दौलत नहीं रहती तो वो दे नहीं पाते। खुदा ने तो बेटी को रहमत बनाकर भेजा है। माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चे बेटी पैदा हो, मगर बेटी पैदा होने के बाद ये तमाम परेशानियां आती हैं, जिससे माँ बाप क्या हो जाते हैं? बेजार हो जाते हैं। जहेज एक लानत इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्सर लड़के वाले बाकायदा जहेज का मुतालिबा करते हैं। वो खुद कहते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए कहकर, मगर ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। लड़का लड़की से शादी नहीं हो रहा है आजकल, उसके साजो सामान से शादी हो रहा है। आखिर में आ जाएंगे खात्मे की तरफ, यानी कि मैं मेरी तरफ से कह रही हूँ कि ऐ लड़कियों, वहाँ शादी बिल्कुल भी मत करो जहाँ आपसे पूछा जाएगा कि गाड़ी चाहिए, फ्रिज चाहिए कहकर आपकी कदर वो करेंगे जो आपसे शादी होंगे। रिश्ता वही करे लड़कियों जहां आपकी कदर हो, ना कि आपके जहेज की। ये बात याद रखिएगा। कुछ सरगर्मी हो जाए बच्चों, यहाँ मैं आपको टेस्ट दे रही हूँ, आपको ये घर पर बैठकर हल करना है। देखिएगा इन सवालात मैं आपको एक टेस्ट दे रही हूँ, आपको ये टेस्ट घर में बैठकर हल करना है। पुलबंद कार्रवाई की पहले सेशन से आखिरी सेशन तक जो पढ़ा कर हूँ वही मैंने दिया हुआ है। इन सवालात को देख लीजिएगा, पूरे 10 हैं, आप इनको हल करना है। और दूसरा टेस्ट है, देख लीजिएगा, दूसरा यही जवाबात हैं, आपको इसमें ठीक जवाब चुनकर लिखना है। ये भी 10 हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक तरह से सोच समझकर सही जवाब लिखेंगे और आपके असातिज़ा को दिखाएंगे। ये इस तरह से 10 हो गए। उम्मीद करती हूँ आप तमाम को ये क्लासेस बहुत पसंद आए होंगे। अगली क्लास में मिलेंगे इंशाअल्लाह, वो रहेगी आपके निसाब की तरफ। उम्मीद करती हूँ ये तमाम आपको समझ में गया होगा। अभी इजाज़त दीजिए, वक्त का तकाज़ा है। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ।